हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बाबर मुगल वंश का स्थापित किया था तो किस तरह हमारे भारत में इन किए थे, किनके सपोर्ट से आए थे भारत। और बाबर जो भारत आए थे तो आखिर ये कैसी अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखे, जिसके वजह से इनकी जो मुगल वंश की हम बात कहें तो 330 वर्षों तक भारत पे शासन रहा। जो बाबर एक बार इन कर गया पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतकर, तो अब सोचिए 1526 से लेके और 1857 में जब तक क्रांति नहीं हुआ, 1857 की क्रांति, जिसमें अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक को बंदी बनाकर और वर्मा के राजधानी रंगून भेजे, वहाँ पे मुगल वंशों का लास्ट होता है। तो 1526 से लेकर 1857 तक आप देखिएगा तो लगभग 330 वर्षों तक भारत पर शासन रहा मुगल वंशों का, और इसके संस्थापक हैं बाबर। तो आखिर हम बाबर कैसे व्यक्ति थे, उस चीज़ को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ बाबर के बेसिक जानकारी, उसके बाद हम देखेंगे कैसे कैसे लड़ाई किया, कैसे कैसे कौन युद्ध जीता, और मेन किनका सपोर्ट था कि ये भारत को जीत पाए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ मैप के सहारे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारा यही हिंदुस्तान है, पूरे हमारे हिंदुस्तान है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान भी है, हमारा भारत भी है, इधर बांग्लादेश भी हमारा हिंदुस्तान ही था उसमें। तो यहाँ पे हुआ का कि पहले से छोटे छोटे राजा बहुत सारे थे, जैसे कि राजस्थान के क्षेत्र में राणा संगा, इब्राहिम लोदी और भी बहुत सारे राजा रहते थे लोग भारत में। और भारत में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी देखते देखते धीरे धीरे ये अपनी स्थिति मजबूत करते गए इब्राहिम लोदी, और पड़ोसी थे राणा संगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब पड़ोसी मजबूत होता है तो पड़ोसी को टेंशन सताने लगता है कि अगर पड़ोसी अगर मजबूत हो जाएगा तो पता ना कब वो हमला करके कुछ क्षेत्र हमारा छीन लेगा, कुछ क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लेगा। तो बेचारे राणा संगा अपने टेंशन में बेचारे अपने जीवन को बिता रहे हैं। शुरू में राणा संगा भी मजबूत थे, परंतु ये जो पहला लड़ाई लड़े, जिसको हम लोग खतौली का युद्ध कहते हैं 1518 ईस्वी में, जिसमें हम कहें कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, और इसमें राणा सांगा का जीत होता है और इब्राहिम लोदी ही हार जाते हैं। तो यहाँ पर भी राणा सांगा एकदम निफिक्र है कि चलो भाई हम मजबूत हैं, राणा सांगा हारा हुआ है 1518 ईस्वी में। फिर जब इब्राहिम लोदी देखा इसका स्थिति थोड़ा मजबूत हुआ तो फिर यह एक युद्ध करता है बकरौली का युद्ध, जो कि 1524 ईस्वी में। और 1524 ईस्वी में जो बकरौली का युद्ध होता है, इसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोदी जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। और राणा सांगा हार जाता है तो फिर वही सोचता है कि भाई पड़ोसी देखते हैं दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। तो फिर ये बेचारे सोच रहे हैं कि किस तरह हम अपनी स्थिति को मजबूत करें कि राणा सांगा को हराएं या इसके क्षेत्र को हम किसी दूसरे क्षेत्र में मिलवा दें, यानी किसी दूसरे राजा के सपोर्ट से हम इसका क्षेत्र हम गायब करा दें या इसको हम किसी तरह हम हराएं, यानी अपनी स्थिति को बनाने में राणा सांगा जुटे हुए हैं। उसी बीच क्या आता है, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है और इनका थोड़ा हम कहें बाबर का थोड़ा हम कहें लक भी इनका साथ दे दिया। तो थोड़ा बाबर के बारे में हम लोग जानने का पहले प्रयास करते हैं। बाकी हम इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बारे में तो हमने बताया। अब जो हम बाबर की बात कहें तो बाबर जो है वो तैमूर लंग के 5वें वंशज हैं, यानी तैमूर लंग के भी नाम सुने होइएगा कि वही तैमूर लंग है जो कि कभी भारत आता था तो यहाँ पे लोगों को गर्दन काट के पहाड़ जैसा बना देता था। यानी तैमूर लंग का कहना यही था कि इतने डर पैदा कर दो, इतने भय पैदा कर दो कि कोई आपके खिलाफ ही नहीं बोले। इसलिए क्या करता था, जितने व्यक्ति मिलते थे उनको सभी को सर काट के और पहाड़ बना देता, और उस पहाड़ को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति को हिम्मत ही नहीं पड़ता था कि कोई तैमूर लंग के खिलाफ बोले। सोच सकते हैं कि तैमूर लंग कितने बड़े लेवल के विद्रोही था या बहुत आतंक मचा के रखे हुए था। भारत भी आया था तो इसी तरह के इसकी कहानी था। इसी के 5वें वंशज है बाबर। तो स्वाभाविक बात है कि इसका ही हम कहें कि तैमूर लंग का ही डीएनए कहें कि बाबर में भी था। और उसके बाद हम देखिए कि बाबर का पूरा नाम भी मिलता है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि पूरे बाबर शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि इसका जन्म है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। इसका जन्म होता है उज्बेकिस्तान में ही होता है, जहाँ पे पहाड़ मरुस्थल जो भूमि है उसी के बीच में इसका जन्म भी होता है। उसके बाद में इसके पिता के हम नाम कहें तो उमर शेख मिर्जा इसके पिता हैं, बाबर के पिता हैं। उसके बाद में हम कहें कि ये बहुत जल्दी ही शासक बन जाता है, जो कि 12 वर्ष की अवस्था में ही ये शासक बन जाता है बाबर। कहाँ के शासक बनता है तो उसको हम लोग देखें कि फरागना के शासक बन जाता है, जो कि 1495 ईस्वी में। उस समय इसका उम्र सिर्फ 12 वर्ष ही था बाबर का। तो यही बात है कि अगर कम उम्र में आदमी कोई बड़े पद पर चल जाता है तो जवान होते होते आदमी फॉर्म में आ जाता है। तो वही बात हुआ बाबर के भी साथ। जब ये 12 वर्ष में शासक बन गया तो जैसे जवान हुआ तो ये अपनी
ताकत को बढ़ाना चाहा और उसके बाद धीरे धीरे जहाँ तहाँ हमला करना शुरू किया, क्षेत्र को विस्तार करना चाहा। उसी बीच में क्या किया कि अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार लेता है। 1501 ईस्वी में क्या होता है, एक सरहुल का युद्ध होता है जो कि ये अपने क्षेत्र विस्तार के लिए गया था बाबर। और इसमें सरहुल के युद्ध में क्या होता है कि बाबर ही हार जाता है 1501 ईस्वी में। तो अब सोचिए कि 1495 में इस शासक की बना मात्र 6 वर्ष रहा, तब तक ही क्षेत्र विस्तार के दौरान ही हार जाता है और उसके बाद ही फिर जहाँ तहाँ भटकता है। उसके बाद में 1504 में फिर एक काबुल विजय किया, अपनी 2-3 साल जहाँ तहाँ भटकर 1504 ईस्वी में फिर इसने काबुल विजय किया। उसके बाद में क्या किया कि सैवेनी खां के नेतृत्व में उज्बेक जो कि ये भी अफगानिस्तान का ही क्षेत्र है, वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर भी ये जीत हासिल किया बाबर। उसके बाद में देखें 1504 में तो काबुल विजय किया ही। उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया कि भारत के जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इधर भी हमला करना धीरे धीरे शुरू किया बाबर। इसी दौरान क्या हुआ कि 5 आक्रमण मिलता है हमारे भारत पर भी शुरू में। उसमें बाबर किसी भी भारत राजा के संपर्क में नहीं था, खुद से अपनी सेना के लेके चढ़ाई करता था, हार जाता था तो यहाँ से भाग जाता था। तो पहला ये चढ़ाई किया 1518 ईस्वी में बाजौर पर हमला किया, परंतु यहाँ पर हार गया। जैसे हारा तो फिर अपने क्षेत्र में भाग गया। फिर क्या किया, अगले साल फिर एक ट्राई किया, 1519 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया, फिर वहाँ पर भी ये हार गया, फिर हारा, फिर भाग गया बाबर। यानी जो भी विदेशी था ये लोग के अंदर एक था कि जैसे ये लोग हारते थे तो ये अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते थे, जहाँ पे सेफ जोन था वहाँ पे चल जाते थे। उसके बाद में फिर ये हमला करते हैं 1520 ईस्वी में, जो कि बाजौर और भीरा किला को जीत चुका था 1520 ईस्वी में। तो यहाँ से थोड़ा इसका क्षेत्र बढ़ा, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये 1520 ईस्वी में बाबर जीत चुका है। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये क्षेत्र जीता तो फिर अपने क्षेत्र कुछ समय बाद फिर जीतना शुरू किया और 1525 ईस्वी में पंजाब के जो क्षेत्र देख रहे हैं इस पे हमला किया और दौलत खां को पराजित करके और इसके क्षेत्र पे पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है बाबर। जैसे बाबर यहाँ तक आ गया, उसके बाद राणा सांगा जो हारा हुआ था 1524 ईस्वी में, तो राणा सांगा यहाँ पे सोच रहा है कि क्यों ना अगर हम बाबर का सपोर्ट ले लेते हैं तो हम इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हरा चुकेंगे, यानी पूर्ण तरीके से हम हरा देंगे, कुछ गिफ्ट शिफ्ट देंगे बाबर को और जो इब्राहिम का क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम अपने अधीन कर लेंगे। यही सोच रहा है राणा सांगा कि बाबर है, विदेशी है, कुछ लूटपाट करेगा, कुछ इसको धन दौलत देंगे और उसके बाद ये अपने क्षेत्र में जाएगा। अब बाकी जो क्षेत्र दिख रहे हैं वो पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा, राणा सांगा के। तो यही सोच के 2 व्यक्ति हैं, एक राणा सांगा और एक और व्यक्ति कौन है, तो दौलत खां, जो कि इन दोनों के सहयोग से बाबर को आमंत्रित किया जाता है कि आप भारत आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए। पूरे किस तरह भारत आना है, कैसे कैसे युद्ध कीजिएगा कि इब्राहिम लोदी हारेगा, पूरी जानकारी राणा सांगा द्वारा किसको दिया जाता है, बाबर को। बाबर भी तैयार हो जाता है, इसमें पूरे फॉर्म में है बाबर। जैसे बाबर हमला करता है इब्राहिम लोदी पे पूरे शेड्यूल बनाकर, तो इस लड़ाई में क्या देखा राणा सांगा कि बाबर के पास जो तोपची थे, यानी तोप पहली बार देखा राणा सांगा और वो तोप इतने कमाल के थे कि अभी तक तोप का प्रयोग भारत में नहीं हुआ था, कहीं भी तोप का बारूद का प्रयोग नहीं हुआ है। परंतु यही 1526 जो कि हम कहें पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि यह पानीपत जो कि हरियाणा राज्य में यह एक जगह है पानीपत, वहीं पे इस युद्ध को शुरू किया गया था। यही 1526 ईस्वी में जब पानीपत में जब इस युद्ध को शुरू किया गया तो यहाँ पे राणा सांगा भी काफ़ी आश्चर्यचकित है कि भाई इतने बड़े मात्रा में बारूद का प्रयोग कर रहा है बाबर, तो ऐसा ना हो कि इब्राहिम के साथ साथ हमें भी यहाँ से खदेड़ दे, बेचारे टेंशन में हैं। इसके साथ साथ एक इसका जो दौलत खां है वो भी टेंशन में कि भाई इतने अधिक लेवल पे हमला कर रहा है, अच्छे अच्छे तोपची हैं बाबर के पास। तो यहाँ पे क्या करते हैं, राणा सांगा जो अपने सेना से मदद करने वाले थे बाबर को, वो सेना भेजा ही नहीं बाबर को। बाबर के पास सेना की काफ़ी कमी थी, परंतु इसके पास तोपची और बारूद काफ़ी अधिक मात्रा में था। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे इब्राहिम लोदी को अंततः हरा देता है भाग भरोसे, परंतु राणा सांगा इसका सहयोग नहीं किया। अब नहीं सहयोग किया, जैसे तैसे जीत तो गया इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर। तो यहाँ पर जैसे इब्राहिम लोदी हारा, उसके बाद अपने पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया और उसके बाद बाबर सोच रहा है कि राणा सांगा को तो अब हम हराएंगे, क्योंकि पूरे मेन समय पर हमें धोखा दिया है। और यहाँ से जो 1526 में जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर जो विजय हासिल किया, यहीं से लगातार 1930 तक बाबर लगातार प्रत्येक वर्ष युद्ध को जीतते जाते हैं और पूरे भारत पर अंततः 1530 तक अधिकार कर लेते हैं। और अंततः हम कहें 4 वर्ष शासन किए, 4 वर्ष क्या 4 वर्ष तक लगातार लड़ते ही रहे और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में इनके बेटे जो कि हुमायूं शासक बनते हैं। बीच में कुछ समय के लिए शाहजहां अपने अधिकार में करते हैं, परंतु फिर शाहजहां के बाद में फिर
मुगल के हाथों में ही शासन चल जाता है और फिर मुगल वंश कंटिन्यू 1857 तक शासन करते हैं पूरे भारत में। और ये काफ़ी लंबा फेज हो गया, लगभग 330 वर्षों तक शासन किया, जो कि मुगल वंशों के नाम से हम लोग जानते हैं ये फेज, और मुगल काल के भी नाम से इसी फेज को हम लोग जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं मुगल बाबर के बारे में, इनको कैसे अपने क्षेत्र विस्तार किए? हम अपने तरफ से जितना हो सके उतना हम आपको बताने का प्रयास किया है। आगे आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप अपना भी राय इसमें बताना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।